हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात करेंगे आज 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की कक्षीय वेग और इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और त्रिज्या का फॉर्मूला क्या आया था बच्चों? 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। और वेग का फॉर्मूला आया था 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये दो फॉर्मूले आपको मैं बता चुका हूँ। आज हम इससे अगले वाला टॉपिक बात करेंगे जिसमें हम लोग ऊर्जा की चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले? ऊर्जा की चर्चा करने वाले हैं। अब ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पक्ष में, नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गति करता और बोहर की पहली परिकल्पना क्या बोलती है? बोहर की प्रथम परिकल्पना से हम ये पता है कि दोनों के मध्य जो एक तो उसको गति करने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। क्या चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। और वो कहां से मिलता है? नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले प्रबल विद्युत आकर्षण बल, जो उनके मध्य कौन सा बल लग रहा है? विद्युत आकर्षण बल लग रहा है। ध्यान रखना, जो विद्युतीय बल लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब फोर्स लगते हैं उनके मध्य, उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या होता है? mv²/r बराबर क्या होता है? kZe² अपॉन r²। ये आपको बता चुका हूं बच्चों। r से r क्या हो गया? कैंसिल। इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? kZe² अपॉन 2r। और ये हमारी होती है गतिज ऊर्जा। इसमें अगर हम बात करें, तो हाफ mv² बराबर इसको लिख सकते हैं Ze² अपॉन 4πε0। k का मान क्या होता है? 1/4πε0 इंटू कितना आ गया? 2r। तो हमारा जो गतिज ऊर्जा हो गई, ये हम बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा की, या हम गतिज ऊर्जा k ही लिख रहे हैं, इसको k लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा k का मान कितना आ गया बच्चों? इसका मान आ गया Ze² अपॉन 8πε0 इंटू r। समीकरण नंबर 1। तो हमारी गतिज ऊर्जा, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र हमारे सामने आ गया। फॉर्मूला क्या आया? Ze² अपॉन 8πε0 इंटू r। यहाँ पे हमको सारी बातें पता है, z क्या होता है, e क्या होता है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। एक बार ऊपर का लिख लो, फिर इन सब की बात भी करता हूँ बच्चों। एक बार आप ऊपर की चीज का नोट कर लो, फिर मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना, तो इसको नोट कर लो एक बार बच्चों अच्छे से, फिर हम बात करते हैं z क्या होता है, e क्या होता है। एक बार ऊपर वाली बात नोट कर लो। तो ये गतिज आ गई, ऊर्जा आ गई, ध्यान रखना। अब देखो क्या हो गया। अब गतिज ऊर्जा की हम बात करें, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ऊपर वाली चीज को। ये काम आएगा अपना फॉर्मूला बहुत। यहाँ पर के गतिज ऊर्जा है, z क्या है? z है परमाणु क्रमांक। z क्या है? परमाणु क्रमांक। अब वो e इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लेते हैं। पाई क्या है? आपको फिक्स है। ε0 विद्युतशील, निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। और r क्या है? उस कक्षा की त्रिज्या। यहाँ पर ये बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको हम और बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य क्या कार्य करता है? विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल के कारण
विद्युत आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के पास स्थितिज ऊर्जा भी होगी, क्योंकि जब उनके मध्य बल लगेगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है वैसे नाभिकीय बल होता है, नाभिकीय बल के कारण उनके पास कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और इस स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इस अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो स्थितिज ऊर्जा क्यों होगी, क्योंकि उनके मध्य कौन सा बल लग रहा है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यहाँ पे धनावेश है, इनके मध्य एक बल लगता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। पहले दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर में इसकी बहुत चर्चा करते हैं हम लोग, ध्यान रखना। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, इसको पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, यू लिख लेता हूँ मैं। इसका होता है फॉर्मूला KQ1, इसको लिख लेते हैं पहले, K इंटू ZE इंटू माइनस E अपॉन R। फॉर्मूला होता है U बराबर KQ1 Q2 अपॉन R। दो आवेशित कणों के मध्य बल लग रहा है, उसके कारण उनके मध्य जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका फॉर्मूला ये होता है KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब Q1 की जगह ZE नाभिक के लिए और Q2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ गया, माइनस E। इसका जब रखोगे, वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, ZE स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, U बराबर KQ1 Q2 अपॉन R। ध्यान रखना ये स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना U लिखते हैं इससे। तो क्या हो गया, U बराबर माइनस ZE स्क्वायर अपॉन K की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया, R आ गया। समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। ये आ गई स्थितिज ऊर्जा और ये हमारे पास क्या है, गतिज ऊर्जा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगी, कुल ऊर्जा मिल जाएगी। अब ध्यान रखना स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब कैसा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल। जैसे आप लोगों ने बात किया था, अगर कोई कण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर है तो उनके पास कौन सी ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और ये हमेशा ध्यान रखना कैसी होती है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कैसा बल है, आकर्षण बल। जब दो कणों के मध्य संरक्षी आकर्षण बल कार्य करता है, संरक्षी बल होते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो उनके कारण ऊर्जा हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि बल कैसा है, आकर्षण बल है। ध्यान रखना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा, ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा, या ऐसा लिखें स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है क्योंकि इनके मध्य, क्योंकि इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। उनके मध्य जो बल कार्य कर रहा हो कैसी प्रकृति का है, आकर्षण प्रकृति का बल कार्य करता है, या उनके मध्य कार्यरत बल की प्रकृति आकर्षण होती है। ध्यान रखना जब बल आकर्षण होगा तो ध्यान रखना स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ध्यान रखना गतिज ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई, ध्यान रखना। और इस फॉर्मूले में काफी हद तक सिमिलरिटी है, ध्यान रखना। ये नीचे दिख नहीं रहा है, इनकी प्रकृति यहाँ लिख रहा हूं, की प्रकृति आकर्षण होती है। नीचे आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा था इसलिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इसको नोट कर लो। फिर मैं कुल ऊर्जा की बात करता हूँ, अभी हम कुल ऊर्जा पढ़ लेंगे इसकी, ध्यान रखना। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं कुल ऊर्जा की बात करता हूँ। स्थितिज ऊर्जा मिल गई, गतिज ऊर्जा मिल गई, फॉर्मूले में बहुत सारी सिमिलरिटी भी है। अब हम बात करते हैं कुल ऊर्जा के बारे में। कुल ऊर्जा E बराबर क्या लिखोगे, K प्लस U। E बराबर K की जगह क्या आएगा, ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन R। U की जगह माइनस
जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब यहाँ से आपको पता है, अगर मैं बाकी सारी चीजें क्या ले लूं कॉमन, पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यहाँ क्या रह गया 1/8 माइनस 1/4 रह गया। तो इसको देखो, यहां से क्या हो जाएगा, ई बराबर यहाँ पे लसअप आएगा 8, इसको यहाँ लिखता हूँ जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, एलसीएम कितना आ गया 8, क्या हो गया 1 माइनस 2, क्या हो गया -1/8, ई बराबर क्या आ गया माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, नीचे आ गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये आ गया। तो कुल ऊर्जा हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। कैसी होगी, नेगेटिव। देखो ना 1 माइनस 2 माइनस 1/8 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होता है, बंधा होता है ना, नाभिक से बंधा हुआ है। इसको मैं इतनी ऊर्जा दूंगा तभी तो वो बाहर जाएगा, इसको मैं इतनी ऊर्जा दूंगा तो उसके आकर्षण बल से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ध्यान रखना कुल ऊर्जा नेगेटिव होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधा रहता है। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से क्या रहता है, बंधा रहता है। हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, ये बात आप इसको अच्छे से नोट कर लो। इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के आकर्षण बल से क्या होता है, बंधा रहता है। ध्यान रखना, हमेशा उसके आकर्षण बल से क्या होगा, बंधा होगा। तो हमारे पास तीनों फॉर्मूले आ गए। अभी इसको और सॉल्व करते हैं। एक बार मैं तीनों फॉर्मूले लिख लूंगा, फिर इसको इसमें आर का मान रख के हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। आर का मान हमको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। अभी पहले एक बार चीजें नोट कर लो इसको। अब देखो इधर हमारे पास सारे फॉर्मूले आ गए। आपके पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया, क्या आया था, सेम था पर वहां पे प्लस था, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पर -1/4 था, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और कुल ऊर्जा का फॉर्मूला माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ध्यान रखना, इसका मतलब गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा बराबर है पर चिन्ह का फर्क है। स्थितिज ऊर्जा दोनों का, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 8 करने के लिए अगर मैं इसको 8 करता हूँ तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं कुल ऊर्जा की बात करूँ तो वह गतिज ऊर्जा के परिमाण के बराबर होगी। और ध्यान रखना स्थितिज ऊर्जा की क्या होगी, ये परिमाण लिया है, गतिज ऊर्जा का, कुल ऊर्जा का परिमाण, गतिज ऊर्जा का परिमाण, स्थितिज ऊर्जा का परिमाण। तो कुल ऊर्जा हमेशा स्थितिज ऊर्जा की दुगनी होगी। और गतिज ऊर्जा की देख लो आप फॉर्मूले, या 8 है या 4 है या 8 है, ये सेम ही है, बस चिन्ह का फर्क है। और ये माइनस है पर यहाँ पे 4 है, इसको 8 करूंगा तो 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इसको आप नोट कर लो। हमारे पास सारे फॉर्मूले आ गए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कुल ऊर्जा को। किसको सॉल्व करता हूँ, कुल ऊर्जा को सॉल्व करूंगा। एक बार आप इसको नोट कर लो, ध्यान रखना। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आर का फॉर्मूला चाहिए। और आर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये होता है आर का फॉर्मूला। इन सब में अगर मैं आर की वैल्यू पुट कर दूंगा तो हमको सारी ऊर्जा मिल जाएगी, पर मैं केवल कुल ऊर्जा निकालूंगा। ध्यान रखना, कुल ऊर्जा से हमारा काम चल जाएगा। ध्यान रखना, हम केवल कुल ऊर्जा की बात करेंगे। और आर का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें एप्सिलॉन क्या है, एन स्क्वायर, ये एन है, एच नहीं, एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब देखो कुल ऊर्जा ई बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये कुल ऊर्जा ई। तो ई बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह क्या रख दिया, एप्सिलॉन नॉट
एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। अभी सारी बात वैल्यू आपको बताऊंगा, आपको मैं चिंता मत करो। अगर मैं इस आर को हटा देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ आर बराबर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ ई, ये आर का मान अलग है, ध्यान रखना, ये बॉक्स अलग है, इसको मिक्स मत करना। ई बराबर ये कहाँ चला गया ऊपर, तो जेड ई स्क्वायर इंटू क्या आ गया पाई एम जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, कुछ कट तो रहा नहीं है, आई थिंक तो नहीं कट रहा, पाई से पाई कट रहा है खाली। ई बराबर क्या हो गया m इंटू ई की पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर, ई की पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू क्या आ गया एन स्क्वायर। ये हमारा आ गया, ये नेगेटिव। एक और चीज यहाँ माइनस है, कुल ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर l स्क्वायर। ध्यान रखना e का मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, m का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12। ध्यान रखना इसका क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, h प्लांक नियतांक 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। और n यहाँ पे z क्या है, z है परमाणु क्रमांक, z क्या है परमाणु क्रमांक, और n क्या है, हम कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं वो। अब इसके आधार पे हम k और u का पता लगा सकते हैं। पहले मैं e को सॉल्व करूंगा, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं सारी वैल्यू पुट करके e का मान निकालता हूँ। सारी वैल्यू हम पुट करते हैं, फिर हम e का मान निकालते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब यहाँ देखो सारी ऊर्जा की हम बात करें तो देखो इधर ये सारी चीजें कांस्टेंट है आगे वाली, और इन सबके मान बता चुका हूं। और ध्यान रखना जब मैं इसका मान रखता हूं 2.17 इंटू 10 की घात माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल, ये आंसर किस में आएगा जूल। पर जूल बहुत बड़ा मात्रक है इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान रखना ये है 2.17 इंटू 10 की घात माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो, किसमें चेंज करना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो, ध्यान रखना। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं बात करूंगा तो उसको 1/6 इंटू 10 की घात माइनस 19 से भाग देना पड़ेगा। ध्यान रखना माइनस 2.17 इंटू 10 की घात माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 या इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना, ये आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। कोई ऊर्जा के बारे में बता चुका हूँ जब मैंने 13वां चैप्टर करवाया था, और इसको जब सॉल्व करूंगा तो E बराबर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फाइनल सूत्र आपको मिलेगा। तो ये सूत्र भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें इसका भाग दोगे तो ये, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी कुल ऊर्जा आ गई माइनस 13.6 Z² बटा N²। आपके इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आपको यहाँ पर
मिल चुकी है। कितनी ऊर्जा है? -13.6 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना। तो ये आप लोगों को सारी बात आई थिंक अब समझ में आ गई होगी कैसे हमने सारी की सारी ऊर्जा निकाली। और ध्यान रखना, अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं, थोड़ी चर्चाएं और कर लेते हैं। अगर मैं किसकी बात करूं? हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं। किसकी बात करूं? हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं तो Z का मान कितना हो जाएगा? Z बराबर 1, तो E बराबर -13.6 अपॉन क्या आ जाएगा? n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, ये आ गया। अब अलग अलग कक्षा की बात करें, ये हमें बहुत काम आएगी बच्चों। ये ऊर्जा का सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हमको विभिन्न ऊर्जा स्तर मिलेंगे। यदि n बराबर, प्रथम कक्षा की बात करूं तो n का मान कितना आ गया? 1, तो E1 बराबर कितना हो गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं द्वितीय कक्षा की बात करूं तो n का मान कितना हो जाएगा? 2, E2 बराबर -13.6 बटा 2 का स्क्वायर, -13.6 बटा 4 भाग 2। कितनी बार गया? 3 बार, 4 3 12 1, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ज्यादा है, नेगेटिव में भले मान कम होगा वो ज्यादा होगा, ध्यान रखना, आपको इतना तो पता होगा। और अगर मैं तृतीय कक्षा की बात करूं, n बराबर ले लूं 3, E3 बराबर -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, क्या होगा? -13.6 अपॉन 9, भाग दे दो, 9 9 एकम 9, 4 9 पंजे 45, 1 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n बराबर 4 रखोगे तब भी मिल जाएगा, n बराबर 5 रखोगे तब भी मिल जाएगा। 4 की जगह भी अपने पास है। चतुर्थ कक्षा, n बराबर 4, तो E4 बराबर -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर, -13.6 अपॉन 16, -0.16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128 और पीछे 80 ये आएगा 0.85। नेगेटिव में इस तरह से हमारे मान बढ़ते जाएंगे और हमारी ऊर्जा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इन बातों का। आई थिंक कंसेप्ट सारा मेरे हिसाब से क्लियर है, कंप्लीट है। अभी इस पे और भी बहुत सारी बातें, ऊर्जा का टॉपिक अभी 2 दिन और चलेगा। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसमें हम हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो लगभग 3 या 4 लेक्चर और चलेगा चैप्टर, फिर हम आ जाएंगे नाभिकीय भौतिकी पे। और उस नाभिकीय भौतिकी से बहुत सारी चीजें हटा दी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उससे हटा दिए, तो आपको वो बहुत मतलब छोटा कर दिया चैप्टर को, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगर ऑनलाइन क्लास चली तब भी हमारे बिफोर दिवाली या लगभग 20 तारीख तक हमारा एक और चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद हमारे 5 चैप्टर पूरे हो जाएंगे बच्चों। तो आप डरो मत, हम सिलेबस काफ़ी कर चुके हैं, काफ़ी सारी ऑनलाइन क्लासें हमारी चल रही है, काफ़ी ट्रैक पे चल रहे हैं। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी हमारा सिलेबस मतलब पूरा तो बहुत कब देखेंगे, पर अब काफ़ी हद तक चीज़ें कर चुके हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।